नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट की विशेष पेशकश अनकही बातें, जिसे लेकर हम हाजिर होते हैं हर रविवार रात 8 बजे। इसमें आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे जिले से जुड़ी कुछ खास हस्तियों से। आज हम जिनकी मुलाकात आपसे करवा रहे हैं वो बहुत विशिष्ट हैं बालाघाट जिले के लिए, क्योंकि इन्हें मिला है हाल ही में विक्रम अवार्ड। अब आप जान गए होंगे कि बालाघाट की उस बिटिया का नाम क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निधि नन्हेट की, जो बहुत अच्छी कराटे खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। निधि, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। अब हम सबसे पहले आपके अवार्ड की बात करें तो आपके अचीवमेंट की बात करें, कौन कौन से अवार्ड्स आपने अब तक अपने नाम किए हैं? अभी रिसेंटली मुझे विक्रम अवार्ड मिला हुआ है और ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है कि ये मध्य प्रदेश में कराटे में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसको एकलव्य और विक्रम दोनों अवार्ड मिले हैं। तो अब ये जो अवार्ड मिले हैं, जाहिर सी बात है बहुत खुशी का ये मौका है, लेकिन यहाँ तक आने के पीछे किस तरह की कोशिशें रहीं? आपका जन्म कहाँ पर हुआ? शिक्षा दीक्षा कैसी रही, ये बताएं। मेरा जन्म बालाघाट में ही हुआ है और मैंने गेम जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया था, जब मैं थर्ड क्लास में थी। एक्चुअल में मेरी जर्नी कराटे की ऐसे शुरू हुई कि सबसे मतलब हम 3 भाई बहन हैं। एक मुझसे बड़े भाई हैं, एक फिर बीच में मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा भाई एक है। तो सबसे पहले भैया कराटे सीखने जाया करते थे। भाई का नाम है प्रवीण नन्हेट। फिर हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई होता है, जहाँ पे मतलब जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन लोगों का चयन होता है, वहाँ पे उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, फिर आगे फिर वो अपना गेम करते हैं। तो भैया ने उस चीज़ का मतलब साई का ट्रायल दिया, साई जबलपुर का कराटे में। तो भैया का सिलेक्शन जबलपुर के लिए हो गया। तो भैया फिर यहाँ से निकल के जबलपुर चले गए, उनकी ट्रेनिंग वहाँ चलती थी। वहाँ पे हमारे कोच थे रतन गंभीर सर, जो कि अभी कोविड में एक्सपायर हो गए। तो भैया वहाँ से लर्न करके आते थे। जो भी उनको वहाँ सिखाया जाता था, वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए बालाघाट आते थे, वो चीज़ें हमको पास करते थे और यहाँ पे हमको सिखाते थे और यहाँ पे हमको उसकी ट्रेनिंग कराते थे। देन वो अगेन चले जाते थे, फिर जब तक भैया चले गए हैं तब तक हम उसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों का जो पहला जो स्टेप है वो भैया के थ्रू ही हम लोगों को पास हुआ है। और अभी रिसेंटली मेरे साथ मेरे एज अ कोच मेरे भाई ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण नेट। सो फिर 2005 में मैंने फर्स्ट अपनी स्टेट चैम्पियनशिप खेली। तो फर्स्ट स्टेट चैम्पियनशिप में हमने लूज़ किया, हम बहुत छोटे छोटे थे। देन फिर 2006 से फिर कंटिन्यूअस अभी तक में स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। और 2007 से फिर मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, तो स्टिल उसमें भी अब तक गोल्ड मेडल रहा है। फिर 2010 में मैंने पहला इंटरनेशनल खेला, जो कि मेरा पहला इंटरनेशनल श्रीलंका में था। तो श्रीलंका में हमारे 2 इवेंट होते हैं। कता होता है जो पहले से इमेजिनरी फाइट होती है, जैसे कि, और एक सेकंड इवेंट होता है कुमिते, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम फाइट समझते हैं कि कराटे जैसे कोई बोलता है तो यही समझ में आता है कि मार धाड़ वाला कुछ हो रहा है। सो और काता जो होता है वो प्री इमेजिनरी होता है कि आपको जाके परफॉर्म करना है, आपको किसी पर्टिकुलर ओपोनेंट के साथ लड़ना नहीं है, बट आपकी फाइट ओपोनेंट के साथ ही होती है। बट जब आप फाइट करते हैं तब आप इम्पैक्ट करते हैं एक पार्टनर के साथ। तो उसमें मेरा कुमिते में गोल्ड मेडल था एंड मेरा काता में सिल्वर मेडल था। और ऐसा ऑल ओवर इंडिया में मुझे बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। फिर उसके 2010 के बाद से फिर मेरी कंटिन्यूअस अभी इंटरनेशनल जर्नी शुरू है, जिसमें मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल दिया, और एशियन गेम्स में सिलेक्ट होने वाली मैं सबसे कम उम्र की लड़की थी इंडिया से 2018 में, जो एशियन गेम्स इंडोनेशिया में होने वाले थे उसमें। एंड देन 2013 से मैं एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ कंटिन्यूअस। और एशियन चैम्पियनशिप में मैंने जूनियर कैटेगरी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया। और इस ईयर भी एशियन गेम्स है। इस ईयर का सबसे बड़ा जो टारगेट है मेरे लिए वो एशियन गेम्स है, जो कि अक्टूबर में होने वाले हैं। तो ये इतने सारे मेडल्स जो है वो निधि के नाम हैं, और ये जर्नी भी बड़ी खूबसूरत सी रही। आपने कहा कि आपके भैया ने आपको सिखाया। स्कूलिंग कैसे रही? क्योंकि स्कूल भी आपको जाना है, पढ़ाई भी करनी है, कराटे को भी समय देना है, कैसे मैनेज किया सब? अभी कौन सी क्लास में है ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, अभी मेरा रिसेंट में भी मेरा एमपीएड चल रहा है। एक्चुअल में मेरा ये एमपीएड कंप्लीट हो जाता, बट गेम के कारण मैं एडमिशन नहीं ले पाई, तो 2 साल मेरा 2 ईयर वैसे ड्रॉप हो गया। मैं एशियन चैम्पियनशिप में थी 17 में, और उसके बाद मेरे कैंप थे तो मैं एडमिशन नहीं ले पाई। और सब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मतलब स्टडी और गेम को आप कैसे बैलेंस करते हैं। तो जो एथलीट होता है उसको
एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आप सिर्फ एक गाड़ी में नहीं चल सकते। तो एक वो भी डर होता था कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो घर वाले शायद गेम नहीं करने देंगे। तो गेम करना है, अगर गेम तो करना है, प्रायोरिटी वो है कि गेम करना है, लेकिन उसको करने के लिए चलो भाई पढ़ाई करते हैं, इसमें अच्छे रहेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस रहेगी। और फिर गेम करते करते यही समझ में आया, जो एक एथलीट होता है वो एक आम बच्चे से फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में है, जो हम लर्न कर रहे हैं, तो उनसे पहले वो चीज़ें शायद मैं पहले कैप्चर कर लेती थी। और बस फिर यही है कि मेहनत डबल करनी पड़ती है। आपको गेम में भी आपको आपका 100% देना है, स्टडी में भी आपको देना है। तो आपकी जो थर्ड जो लाइफ होती है ना, कि हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम गेम कर रहे हैं, और साथ में एक होता है साइड में कि हाँ, एक जो कहना चाहिए, जो एक चिल वाइब होती है ना, कि एक एज होती है, चलो शाम में घूमने चले जाते हैं, या कुछ कर लेते हैं, या पार्टी कर लेते हैं, या रिलेशन में कहीं चले जाते हैं। ये वाला जो लाइफ का जो सर्किट है वो हम लोगों ने नहीं जिया है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, गेम करना है, अपने स्टडी करनी है, आपकी यही लाइफ है। इवन सालों हो जाते हैं, हमारा 5 से 8 को जो इवनिंग का टाइम है, जो लोगों के घूमने का टाइम होता है यूजुअली, तो उस टाइम पे हमने कभी शहर को नहीं देखा, ऐसा होता है। बट अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है और सब कुछ हो गया है, तो अब सम टाइम हो जाता है कि कभी स्किप हो गया अगर क्लास, और उस टाइम निकल गए, तो ऐसा लगता है ओह, तो मतलब इस टाइम पे शहर ऐसा दिखता है। हमारे लिए ये होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम टोटली ग्राउंड में ही होना है, कुछ भी हो जाए, संडे हो, XYZ, इतना टाइम हमने ग्राउंड में रहना है, अपने हॉल में रहना है, अपने कराटे को देना है इतना टाइम, दैट्स इट। जब आप स्कूल में रही होंगी तो जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, सहेलियां रही होंगी, उनसे आपके शौक बिल्कुल अलग। आप ग्राउंड पर अपना समय दे रही हैं, एक्सरसाइज को दे रही हैं, अपने गेम को दे रही हैं, स्टडी कर रही हैं। स्टडी में किस तरह की थी आप? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत तुम खेलोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे यार। तो स्कूलिंग कैसे, स्कूलों में जो आपके रिजल्ट था वो किस तरह का रहता था? स्कूल में रिजल्ट बढ़िया था, एवरेज से ऊपर ही थी। एक्चुअली में मेरे फादर जो है वो टीचर है, तो थोड़ा माहौल शुरू से वैसा मिला, स्टडी एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ वाले थे, और मेरा 10th में मेरे को याद है मेरा 82 परसेंटाइल था, और 12th में मेरी पहली एशियन चैम्पियनशिप थी, जिसके कारण मैं ऑलमोस्ट पूरा ईयर में कैंप में थी या ट्रेनिंग में थी। मेरा पढ़ाई बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कम था, और सब्जेक्ट भी मैंने पीसीएम लिया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पसंद है शुरू से, तो मैथ्स ले लिया, चलो भाई ले लिया। सिलेबस सडन चेंज हुआ, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स भी इतना पढ़ना है, अब कैसे करेंगे? अब कि सेम है, पहली बार एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो अलग एक इंटरेस्ट है। तो मेरे पास लास्ट में काफ़ी कम टाइम था, 1 या 1.5 महीने थे। मैंने जितना पुश करना हो सकता था मैंने पूरा पुश किया, एंड देन आई गॉट 72%। और उसी ईयर, सेम ईयर, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी स्कूल की। अगर आप स्कूल टूर्नामेंट स्कूल के साइड से खेलते हैं, और अगर आप नेशनल में अच्छा अचीव करते हैं, तो आपको बोनस मार्किंग मिलती है, तो आपको 20 मार्क्स उसमें से आपको उसमें ऐड हो जाते हैं। तो चलिए ये तो अच्छा मैं टीचर्स तो मुझसे हमें शुरू से ही खुश थे, क्योंकि मेरा बैलेंस था स्टडी में भी और गेम में भी। फिर मैंने ग्रेजुएशन जियोलॉजी से किया, एंड देन एम इंग्लिश किया, और अभी BPEd करके अभी मेरा MPEd चल रहा है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया निधि, जो विदेशों में भी हुई। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सारा कुछ माहौल अलग होता है, खिलाड़ी अलग होते हैं, कोच अलग होते हैं, कभी कभी कैसा वो फीलिंग, कैसी अनुभूति रही? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो अगर हम ज़ीरो से देखा जाए, तो बालाघाट कोई नहीं जानता है। तो पहले तो हमारा फर्स्ट लेवल था हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट, हमने डिस्ट्रिक्ट खेला चलो आपस में। फिर हमारा सिलेक्शन संभाग के लिए हुआ, हम यहाँ से संभाग खेलने जबलपुर जाया करते थे। बालाघाट को देख करके लोगों की इमेज, ओह नक्सलाइट हाँ नक्सलाइट, अरे गांव के बच्चे आ गए। ओके, हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारा गेम इंडोर है, हॉल के अंदर एक मैट के अंदर हमारा गेम होगा, बट हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम करते थे, सबसे पहले नगर पालिका ग्राउंड है, वहाँ पे वो कंक्रीट होती थी, वहाँ पे उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस जुनून है तो कर रहे हैं। इसके बाद हम वहाँ से शिफ्ट होकर के हमको बास्केटबॉल कोर्ट मिला, जो एक्सीलेंस स्कूल का, काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोगों ने वहाँ पे ही ट्रेनिंग किया, बास्केटबॉल कोर्ट पे। और जब हम जाते थे तो हमको उसी नज़रिए से देखते थे, ये तो मेरे टाइम का हडल पीरियड है। और जो मेरे भैया हैं, वो लोग जब जाते थे तो
कंडीशन उससे भी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन नहीं, फिर हम लोग गए, खेले, अपनी जगह खुद बनाई, तब लोगों के देखने का नज़रिया बालाघाट को बदला। तब धीरे 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 जा करके, पहले तो यही सोचते थे कि अरे गांव के बच्चे हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। आज की कंडीशन ये है ना कि आज जब हम जाते हैं और अगर बालाघाट का कोई बच्चा है, तो आज की कंडीशन में होता है कि बच्चे नाम अपना कटवा लेते हैं उस कैटेगरी से कि ओ इसमें ये है। ओह मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे बहुत सारे, जो अगर कैटेगरी में चढ़ गए ना तो उसमें बच्चे अब साइड में उतर जाते हैं कि नहीं, ओ इस कैटेगरी में ये खेल रहे हैं, ओके। तो एक जो आज के बच्चों के लिए जो एक लेवल सेट हुआ है, और जो हम लोगों ने देखा है जीरो से कि भाई इस तरीके से हम लोग निगलेक्ट हुआ करते थे। उनके पास सारी सुविधाएं होती थी, सब कुछ होता था, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हम जाते थे, उनको मारते थे, उन पे जीतते थे। तो वो एक जो चीज़ है जो नीचे लेवल से जो अब चेंज हुई है, वो जो अब की जनरेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा है। और इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर भी काफ़ी मैटर करता है। जब आप जाते हो पूरे वर्ल्ड वाइड, इतनी सारी टीम्स और सब कुछ, और वहाँ के जो मतलब इंडिया इंडिया जैसे हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर एशियन चैंपियनशिप भी जा रहे हैं तो एशियन में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ की गर्ल्स को देख कर के और ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि ये इस लेवल पे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और अब धीरे धीरे करते करते अब हमको बीट करने लगे, और बहुत ही जल्द इस ईयर में भी वेरी सून हम जल्दी जल्दी अच्छा कुछ मेडल अचीव करेंगे, कुछ अच्छा कुछ बड़ा। बढ़िया। जब आपने बताया कि आप बाहर गईं और आपने अलग-अलग लोगों को देखा, उनसे मोटिवेट भी हुईं, अब जब आपसे बच्चे जुड़ते हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें किस तरह तैयार करती हैं? और ख़ास तौर पर आपने ये कहा कि बालाघाट की जो पहचान है वाक़ई बहुत वैश्विक नक्शे में, मानचित्र में बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। हाँ, आप जैसे कुछ लोग ज़रूर इसे ख़ास बनाने की कोशिश में हैं। तो नए बच्चों को किस तरह से आप इस फ़ील्ड में आने के लिए मोटिवेट करती हैं? हमारा यही मोटो रहा है कि जैसे मेरे भैया हैं कि हम लोगों को कभी कोई सुविधाएं नहीं मिली है यहाँ पर, तो इसी पर्पज़ से हम लोगों ने हमारी एकेडमी स्टेब्लिश की, जहाँ पे जो हमारी एकेडमी है एकलव्य मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी, उसमें ये एक यूरोपियन ट्रेंड में है। जैसे यूरोपियन डोजोज होते हैं, डोजो मीन्स जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि बैडमिंटन का कोर्ट होता है, वैसे कराटे की जहाँ आप ट्रेनिंग करते हैं उसको जापानीज वर्ड होता है, उसको डोजो कहते हैं। तो हमारे जो यूरोपियन जो कंट्री है वो वर्ल्ड में टॉप है। तो वहाँ के डोजो ऐसे होते हैं ना कि वहाँ पे आपका एक फ्लोर होगा जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, एक जो आपका फ्री वेट एरिया होगा, और एक जहाँ पे आपका मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है, मीन्स कराटे की। सो हमने ये जो है इस्टेब्लिश किया है यूरोपियन थोड़ा ट्रेंड में। और हमको जो सुविधाएं नहीं मिली, हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है हम उनको जितना बेस्ट दे सके हम उनको उतना बेस्ट देंगे। तो हमारी एकेडमी का हमने ये भी मोटो रखा है कि भाई जितने भी बच्चियां हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस हमेशा निशुल्क ही रहेगा, और अभी हम इस चीज़ पे वर्क कर ही रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के हम लोगों की जो टीम है एकलव्य की, वो जाकर के बच्चों को मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाई रही है, और हमारी एकेडमी में भी सेल्फ डिफेंस जो है बच्चियों को वो ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। आपको सेल्फ डिफेंस आता है, और कराटे में आप तो खैर विक्रम अवार्डी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीत चुकी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब कॉलेज में रही हो तो मतलब ऐसा आपसे कोई बात करने में भी डरता रहा हो कि भाई निधि निधि से बात कर रहे हैं? कभी होता है, भाई कॉलेज लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं कोएड में हम पढ़ते हैं, तो ऐसा कभी नहीं समझ में आया कुछ? हाँ, मतलब ऐसा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हमारी लाइफ बस दो ही चीज़ है हमारे पास, एक स्टडी है हाँ। और एक हमने गेम करना है। तो जैसे आपने पूछा मुझसे कि हमारा सर्कल कैसा था, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे स्कूल में। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, बट मेरा ऐसे कोई, मैं अगर अगर आपको हाथ में गिनाऊंगा तो मुश्किल से 2 या 3 ही फ्रेंड्स होंगे जिनके कांटेक्ट में मैं हूँ आज शायद। तो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, और ये वाली फीलिंग ज़रूर आई है कि हाँ, कोई बात करने से आपसे थोड़ा झिझक रहा है। क्यों? बिकॉज़ आप क्योंकि गेम में हो, ओह यार ये कराटे वाली है। आप चल रहे हो, आपको बाजू में आपको सुना ही आ रहा है कि कोई ग्रुप खड़ा है, वो देख रहा है, वो ना कराटे वाली है, बेटा बच के रहना। ये वाला एक्सेंट हुआ है बिल्कुल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यस। लेकिन मेरे स्कूल का ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था और मेरे कॉलेज का ग्रुप भी बहुत अच्छा था, सारे सपोर्टिव। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि आपने कहा आप थर्ड स्टैंडर्ड से सीख रही हैं, किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? सबका अपने अपनी जगह में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी जर्नी को लेकर के। अगर मैं ये बोलूँ कि ये इंडिविजुअल मेरा अचीवमेंट है तो ये तो बहुत ही वो होगा, क्योंकि जिस मैदान पे मुझे खड़े किए मेरे भैया ने, और हर जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोगों को देखने का नज़रिया लोगों का,
उस सब चीज़ को उन्होंने पहले अकेले फाइट किया। हमारी जर्नी तो बहुत काफ़ी बाद में शुरू हुई। तो तब से लेकर के अब तक आप हमें को मेंटली कवर करना, क्योंकि होता है अब हम सीधे सीधे चल रहे हैं, माइंड कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, कभी कभी डाउनफॉल होने लगता है कि नहीं यार वो चीज़ नहीं आ रही है, तो फिर से मेंटली हमको बूस्ट करना, ट्रेनिंग कराना, हमारे हर पीरियड में हमारे साथ खड़े रहना, उसके लिए मेन रोल रहा है भैया का। फिर उसके बाद हर चैंपियनशिप के लिए लोगों को लगता है ना कि गेम शायद गवर्नमेंट करा रही है या इनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा ये मेरा पैशन है, और मेरे पैशन के लिए मेरे फैमिली मेरा हर इंटरनेशनल के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख to 1.5 लाख खर्चा लग ही जाता है अगर मैं एशिया में जा रही हूँ, और अगर एशिया के बाहर अगर हम यूरोप में जा रहे हैं तो 2 लाख खर्चा आ जाता है। तो ये जो सारा फाइनेंशियल है वो शुरू से पापा ने देखा, और मम्मी लोगों का तो रोल है ही इम्पोर्टेंट। वो तो मोटिवेशन का वो है, क्या कहते हैं, पावर बैंक। यस, पावर बैंक। कि कोई भी ऐसा टाइम हो तो आप उनकी एक लाइन ही आपको ऐसा हिट कर देती ना कि आप जिस भी डाउनफॉल में हो या कहीं पे भी हो तो वो आप निकल के बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हो। और सबसे छोटा वाला भाई, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पार्टनर है। अच्छा। उसने मुझे सबसे ज़्यादा मारा है। वो मुझसे छोटा है, हम 1 साल के छोटे बड़े हैं, लेकिन वो ऐसा है, मतलब ये होता है ट्रेनिंग हॉल में कि बच्चे मुझसे करने से पहले थोड़ा सा वो होते हैं, और मैं उसके साथ करने से पहले थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं ये, बट वो बेस्ट मेरा कॉम्पिटिटर है और बेस्ट ओपोनेंट है, बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर है। और उसका भी शुरू से ही काफ़ी मुझे सपोर्ट रहा है मेंटली। जो एक होता है कि हाँ भाई बहन है, एक फ्रेंड है, भाई बहन तो बाद में, पर एक पहले यारी दोस्ती पहले हमारे बीच में, तो वो मुझे हमेशा पुश करता है कि नहीं अच्छा करना है। वो मुझे मेरी एबिलिटी बार बार मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा गोल क्या है। तो सबका इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप मैदान पर होती हैं उस वक्त क्या कुछ दिमाग में होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रतिभागी आपके साथ होते हैं, क्या माइंडसेट होता है, क्या रणनीति होती है, ये बताएं। स्ट्रेटेजी हर प्लेयर के साथ खेलने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। वो अंडरस्टैंडिंग होती है एक कोच के और एक प्लेयर के बीच में, जो मेरे और मेरे भैया के बीच में है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप मैच के अंदर होते हो, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आप पे मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्लेयर बहुत काम होते हैं। वो लगता है ना अंदर गेम देखने से कि कितना अग्रेसिव है। अग्रेसिवनेस जो होती है वो ऊपर से होती है। हम जितने ज़्यादा काम होते हैं ना, उतना ही ऊपर हम अच्छा वो कर सकते हैं। अगर अब अंदर से ही हम भड़बड़ाए होंगे और ऐसे घबराए होंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जो एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है एक मार्शल आर्ट में, तो वो बिल्कुल मतलब ब्रूस ली की लाइन है, शांत पानी की तरह। मतलब आप जितना शांत रहेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो फोकस होता है कि एक प्रेशर में, फिर जब आप खेलते हो, जब एक बाउट निकालते हैं तो आपका स्वेट आउट होता है, तब आपके जो इमोशंस है, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपको डिक्रीज कर रहे हैं या अंदर से डरा, नर्वसनेस आती है, बिल्कुल आती है। हम एक एग्जाम भी देने जाते हैं तो भी नर्वसनेस आती है, प्रेशर आता है, बीपी लो होता है, सारी चीज़ें होती है, किसी का बढ़ता है, कम होता है। सेम गेम में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हम खेलते 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 एक लेवल में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि हम उसको काबू करना सीख जाते हैं। तो ये हमको हमारी लाइफ में अदर फील्ड में भी हमको काफ़ी काम देता है। राइट। और ये बताएं, ये मार्शल आर्ट हुआ, स्टडी हुई, इसके अलावा क्या शौक रखती है निधि? किचन में क्या क्या कर सकती हैं, बताएं। यस, आई एम ऑलराउंडर। मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। यस, सारा कुकिंग कर लेती हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब सम टाइम होता है मम्मी नहीं है, बाहर गए हैं, तो फिर किचन किंग है। और इसके अलावा क्या शौक है? और उसके अलावा बस फिलहाल तो गेम ही है अभी। हाँ, कुछ टारगेट्स हैं जिनको हिट करना है, और ये ईयर होपफुली अच्छा हो, जिस लगे हुए हैं हर दिन, बस होप फॉर द बेस्ट। जब हमने बालाघाट में पहली बार सुना था शैला चार्ल्स को एकलव्य अवार्ड हुआ था, उसके बाद दूसरा नाम आपका आया, क्या वो लम्हा था जब आपने अवार्ड लिया? एकलव्य पुरस्कार की भी बात करेंगे, विक्रम पुरस्कार की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से शहर की प्यारी मासूम सी लड़की, जो सिर्फ मासूम दिखती है, हालांकि अंदर से भी मासूम है, लेकिन एकदम सख्त ट्रेंड मार्शल आर्ट की खिलाड़ी है, तो वो स्टेज पर जब आप गई अपना पुरस्कार लेने, क्या लम्हा था वो? सबसे पहले तो
लिटरली सच्चाई ये है कि हमें पता ही नहीं था कि ये अवार्ड्स होते हैं, कि ये कुछ होता है, ये कुछ चीज़ होती है। तो जब धीरे धीरे खेलना शुरू किया, स्टेट लेवल पे मेडल दिया, नेशनल लेवल पे मेडल दिया। और जिस ईयर की मैंने आपको बताई थी कि मैं 12th में थी, एंड देन मेरे पास बहुत कम टाइम था, बट सेम ईयर मेरे सामने एशियन चैम्पियनशिप थी। वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसी एशियन चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल दिया, और उसके बाद आने के बाद फिर हमारी साउथ एशियन चैम्पियनशिप थी, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल दिया। उसके पॉइंट के बेस पे ही मुझे एकलव्य अवार्ड मिला था। तो तब तक तो हम कुछ जानते नहीं थे कि ये क्या होता है। हमको गाइड किया था उस समय, मैंने जैसे बताया, हमारे रतन सर थे हेड कोच। तो उन्होंने प्रवीण भैया को बताया कि ऐसे ऐसे है, आप इसका फॉर्म फिल करो। तो उन्होंने फॉर्म फिल करवाया। मैं तो फॉर्म फिल करवाने भी नहीं, भरने भी नहीं गई थी। फॉर्म फिल करते हैं, फिर वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। क्योंकि 2014 लग चुका था, और 2015 में मैं सीनियर में पार्टिसिपेट करना शुरू करने वाली थी, 2015 में। तो आप जूनियर से जब आप सीनियर में स्विच करते हो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आप एक जूनियर प्लेयर होते हो, और फिर आप सडन 18 के बाद किसी भी एज तक का बंदा जो है वो सीनियर कैटेगरी में कहलाता है, और उस टाइम पे हम 18 के हुए होते हैं। तो और जो सामने वाला जो होता है वो 5 साल से 8 साल से लगातार नेशनल मेडलिस्ट है इस कैटेगरी में, और आपको उनको जाके बीट करना है। तो वो एक अलग ही जुनून था, और वो अलग ही एक जर्नी थी। जब मैंने पहला अपना सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया, तो एक प्लेयर है उड़ीसा की, वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। तो वो करती थी काता भी और कुमिते भी। तो जब मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब हमारी फाइनल आई, क्योंकि एमपी भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार रहा है शुरू से, तो जब हमारा फाइनल राउंड आया, देन आई बीट हर, मैंने उनको हराया। 2015 के बाद से उन्होंने फाइट जो है वो छोड़ दी। कि जब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है ना, एक सीनियर खिलाड़ी होता है, जब उसको लगता है कि उसका प्लेस, हाँ, संभालने के लिए कोई आ गया है, तो वो जगह छोड़ देता है। आज भी हम नेशनल्स में मिलते हैं तो वो हर बार मुझे यही बात बताती है, और वो अपने एकेडमी के सारे बच्चों को बताती है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैंने गेम खेला है, कि ये इसके अंदर मुझे वो क्वालिटी दिखी। सो ऐसे ऐसे करके मेरा एकलव्य के लिए आया, और देन फिर धीरे धीरे बस मेहनत चलती रही, जारी रही। फिर इसके बाद विक्रम अवार्ड के लिए भी नेम नॉमिनेट हो गया। हर खिलाड़ी की एक टैगलाइन होती है, मतलब जो उसको बूस्ट अप करती है। निधि के लिए क्या है? बहुत बहुत सारी है टैगलाइन, तो क्या कहना चाहिए। मतलब खेल से पहले एक होता है ना दिमाग में कि बस आज तो कर ही ले रहे हैं। बस जय बजरंगबली है अपने लिए, तो और कुछ नहीं है। दैट्स इट। जाने से पहले अगर कुछ आता है तो सिर्फ जय बजरंगबली। यस। ओके। और जब आप जीत कर आई यहाँ, बालाघाट की जनता ने आपको बहुत प्रतिसाद दिया इसका, बहुत सारी आपको विभागों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। वो आने के बाद वो जो जनता का प्यार मिला, उसे कैसे सहेजा आपने? अच्छा लगता है। और हाँ, 18 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने एम्बेसडर बनाया, 19 में विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसके लिए भी एम्बेसडर बनाया, और फिर रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सो इट्स फीलिंग गुड। ओके। और अब बहुत सारे युवा हैं निधि, आपको देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। युवाओं का आत्मविश्वास अक्सर जब वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं डगमगा जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या खेल हो या कोई भी हो। अपने लक्ष्य पर डटे रहने के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ईमानदारी से मेहनत करते रहो। दूसरी बात है, खुद पे भरोसा रखो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक कि आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे कि आप वो कर सकते हो, कहते हैं ना कि सपने देखो, अरे बड़ा देखो, होगा पूरा। एटलीस्ट देखो तो, सोचो तो कि आप वो चीज़ कर सकते हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि बालाघाट जैसी जगह से हम निकल कर आज इस लेवल पर होंगे। आज हम इंडिया के टॉप लेवल पे, हम टॉप एथलीट्स हैं। तो कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी हमसे स्टेट भी निकलेगा या कभी कुछ होगा। बट इतना था, खुद पे भरोसा था, ईमानदारी से मेहनत करते थे, और आपको कंसिस्टेंसी। ये नहीं आपने 4 दिन किया फिर 5वें दिन आपने छोड़ दिया। नो, मैं अराउंड 3rd क्लास से स्टिल अब तक कंटिन्यूअस कर रही हूँ। एक टाइम होता है जब आपको बोरियत हो जाती है, लगने लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, तो उस टाइम पे हम वेरिएशन यूज़ कर लेते हैं कि कुछ नए तरीके से चलो उसको करके देखते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो यही चीज़ है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, खुद पे भरोसा करना है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और जो आपके हक में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, जो आप डिज़र्व करते होगे, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, बट
वो डे लिखा हुआ होगा जिस दिन आपको मिलना होगा। बस आपको खुद पे भरोसा करना है और मेहनत कंटिन्यूस करती रहनी है। बहुत बढ़िया। जब निधि एक खिलाड़ी जीतता है, उसके खेल का ग्राफ कभी नीचे भी गिरता है। हम बहुत सारे और जैसे विराट कोहली और भी क्रिकेट खिलाड़ियों को देखते हैं जिनका डाउनफॉल भी आया, फिर उन्होंने अपने आप को मजबूती से वापस भी लाया मैदान में। आपके जीवन में ऐसा कभी कोई लम्हा आया? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कंटिन्यूस जीती हूँ। कभी कुछ मैचेस हुए जहाँ पे डाउनफॉल आया है, बिल्कुल। बस ये है कि फिर मेहनत करते रहो, उठो, गिरो, फिर उठो, फिर मेहनत करो, आएगा डेफिनेटली। वो सक्सेस जो है वो आएगी। आज ये होता है कि हम जैसे नेशनल चैंपियनशिप जाते हैं, सारे मिलते हैं, अरे इस कैटेगरी में तो इसका पक्का ही है मेडल, ओके। बोलने वालों के लिए इतना मतलब इजी हो जाता है ना, बट हमको पता है हम हर दिन फिर जीरो से शुरू करते हैं उस चीज़ को, जीरो से उठाते हैं धीरे 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 करके हर ईयर। फिर हम स्टेट जाएंगे, फिर नेशनल चैंपियनशिप जाएंगे, फिर नेशनल में फिर मेडल उठाएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे की जर्नी। बोलने के लिए सबको हो जाता है ना कि हाँ हाँ इसका तो पक्का ही था। हाँ, ऐसा नहीं है, बट उस चीज के लिए इसका तो पक्का ही था कि पीछे जो है, जो जर्नी जो होती है, जो तैयारियां होती है, वो बहुत हार्ड होती है। अगेन आप जीरो से उठाते हो चीजों को और फिर आप अगेन 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 अगेन, बस अब रात दिन एक ही चीज कर रहे हो। सबसे यादगार क्षण की बात करें हम आपकी, तो वो आपके जीवन में क्या है? क्योंकि हम जो दर्शक हैं, जब हम खिलाड़ियों को देखते हैं, जब नेशनल एंथम होता है या जब हमारा विजेता खिलाड़ी तिरंगा थामता है, वो हमारे लिए बहुत अभूतपूर्व होता है उनको देखना। लेकिन आपके लिए अगर कोई यादगार क्षण की हम बात करें तो क्या है वो? यादगार क्षण तो मे बी वो जल्दी आने वाला है। अभी भूख बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और रही बात जब हम विन होते हैं, जब हम उस पोडियम पे खड़े होते हैं, तो वो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, जो एक प्लेयर होता है उसको फील करता है और उसका तुरंत ही नेक्स्ट टारगेट सेट हो जाता है कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मेरा नेक्स्ट वो है। तो हमको सुकून नहीं होता है, मतलब हमको चैन नहीं होता है। हम अगर इस पोडियम में अगर फर्स्ट प्लेस में खड़े तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सेट है कि अगर मैं नेशनल के पोडियम में खड़ी हूँ तो मेरे को जो इस ईयर के जितने भी इंटरनेशनल है, मेरे को उसके भी फर्स्ट वाले उस पर ही खड़े होना है। तो लग जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब हमारे इस एपिसोड का जो टाइम है निधि, वो समाप्ति की ओर है। चलते चलते आखिर में तमाम हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? आप जिस भी फील्ड में हैं, अच्छा वर्क कीजिए, बस मेहनत कीजिए, डिटर्मिनेशन, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कंटिन्यूसली उसको करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। मुझे याद है हमने पुराने वाले घर में आपके साथ पहला इंटरव्यू किया था और जब आपका कॉल आया तो मैं वेट कर रही थी कि कब हमारा इंटरव्यू शुरू होगा, क्योंकि इस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आपने मुझे बचपन से देखा है और आपने हमारे पुराने वाला घर भी देखा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये कब शुरू होगा और मैं आपके कॉल का वेट भी कर रही थी कि हाँ शायद अब कॉल आएगा। सो मुझे पता था कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरा मैसेज यही रहेगा कि बस ईमानदारी से लगे रहें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं बस मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली धीरे धीरे एक दिन सक्सेस जरूर आती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी जिन्होंने विक्रम अवार्ड अपने नाम किया है और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और भारत का नाम गौरव से ऊंचा उठाया है। निधि, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की हम बहुत सारी कामनाएं करते हैं। जो कुछ आपने सोच रखा है वो आपके सपने सारे पूरे हों। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी निधि नंदेड़। दर्शकों, अगले अंक में आपसे हम किसी और नई शख्सियत को जरूर मिलवाएंगे। आपको करना होगा इसके लिए अगले रविवार तक का इंतजार। लेकिन अब जब आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप सबसे हमारी यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को यानी थर्ड आई न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही बहुत अच्छे अलग अलग व्यक्तित्वों से जुड़ पाएं, उनकी अनकही बातें समझ पाएं। आज के अंक के लिए इतना ही। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।